आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर रहे थे और हिंदी साहित्य के इतिहास का वस्तुनिष्ठ अध्ययन श्रृंखला में हम लोगों ने छायावाद तक का अध्ययन कर लिया था। आज की इस पाठचर्या में प्रगतिवाद को प्रारंभ करने वाले हैं। तो इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे आज के अध्ययन बिंदु को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रगतिवाद को। तो इतिहास में जिस विचारधारा को मार्क्सवाद कहा जाता है, हिंदी साहित्य में वही विचारधारा प्रगतिवाद कहलाती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हेनरी बारबूज के नेतृत्व में 1935 ईस्वी में हुआ। इस लेखक संघ के अस्थायी समिति के अध्यक्ष अंग्रेजी कथाकार E.M. फॉरेस्टर थे। 1935 ईस्वी में मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर ने लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। इसका प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी में हुआ, जिसके सभापति मुंशी प्रेमचंद थे। इसके दूसरे अधिवेशन के सभापति रविन्द्रनाथ टैगोर थे। मार्क्सवादी साहित्यिक संदर्भ में प्रगतिवाद की चर्चा सर्वप्रथम विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित शिवदान सिंह चौहान के लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता में हुई। यह लेख 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रगतिशील लेखक संघ का घोषणा पत्र 1938 ईस्वी में आया, लेकिन अब तक कहीं भी प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। आगे बढ़ते हैं और विभिन्न विद्वानों के अनुसार प्रगतिवाद या प्रगतिशील विचारधारा के संदर्भ में कुछ प्रमुख मतों को देख लेते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार प्रगतिशील व्यापक शब्द है, किंतु प्रगतिवाद एक निश्चित तत्ववाद को सूचित करता है। मनुष्य को व्यक्ति मनुष्य को नहीं बल्कि समष्टि मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण से मुक्त कराना होगा। बच्चन सिंह लिखते हैं कि प्रगतिवाद का जो आंदोलन 1936 ईस्वी से आरंभ हुआ, उसके बीच छायावादी कविताओं में ही बोए जा चुके थे। इसे आधुनिक काल के आरंभ का ठेला कहा जा सकता है। आरंभ तक ठेला जा सकता है। प्रगतिवाद एक वैचारिक आंदोलन था। इसे फ्रांस, इंग्लैंड और भारत के प्रगतिशील लेखक संघ से प्रादुर्भूत मानना इतिहास का मजाक उड़ाना है। प्रगतिशील लेखक संघ में प्रगतिवाद कब घुस आया, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। आगे मुंशी प्रेमचंद जी का अध्यक्षीय भाषण। वह साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं है, बल्कि उनके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। प्रेमचंद ने कहा कि साहित्यकार देशभक्त और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं है, बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। तो सुमित्रानंदन पंत ने लिखा कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है। नामवर सिंह लिखते हैं, छायावाद के गर्भ से सन 1930 के आसपास नवीन सामाजिक चेतना से युक्त जिस साहित्य धारा का जन्म हुआ,
उसी सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील साहित्य अथवा प्रगतिवाद की संज्ञा दी गई। शिव कुमार मिश्र के अनुसार मार्क्सवादी या समन्वयवादी दृष्टिकोण के अनुसार निर्मित काव्यधारा प्रगतिवाद है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का शत्रु है। प्रगतिवाद साम्यवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, ऐसा मानना है डॉक्टर नगेंद्र जी का। आगे बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा जी लिखते हैं प्रगतिवाद के संदर्भ में कि प्रगतिशील साहित्य के से मतलब उस साहित्य से है जो समाज को आगे बढ़ाता है, मनुष्य के विकास में सहायक होता है। गणपत चंद्र गुप्त लिखते हैं कि दर्शन में जो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद है, राजनीति में जो साम्यवाद है, वही साहित्य में प्रगतिवाद है। राहुल सांकृत्यायन जी लिखते हैं कि प्रगतिवाद कोई कल्ट या संकीर्ण समुदाय नहीं है। प्रगतिवाद का काम है प्रगति के रास्ते को खोलना, उसके पथ को प्रशस्त करना। प्रगतिवाद कलाकार की स्वतंत्रता का नहीं, परतंत्रता का शत्रु है। आगे प्रगतिशील लेखक संघ के घोषणा पत्र के कुछ प्रमुख उद्देश्यों को देख लेते हैं। तो भारत में प्रगतिशील लेखकों हेतु संस्थाएं स्थापित करना, प्रगतिशील साहित्य का सृजन व प्रकाशन तथा उसके उद्देश्यों को प्रचारित करना, प्रगतिशील लेखकों की सहायता करना व उसके विचारों की स्वतंत्रता की रक्षा करना और छात्रों के अधिकारों की मांग करना, जनेवा में हो रहे विश्वव्यापी शांति सम्मेलन को समर्थन देना। प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन को देखते हैं तो 1936 ईस्वी में प्रथम अधिवेशन लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ था और दूसरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में कलकत्ता में रविन्द्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में हुआ। तीसरा अधिवेशन 1942 ईस्वी में, जबकि चौथा अधिवेशन 1943 ईस्वी में श्रीपाद अमृत डांगे की अध्यक्षता में हुआ था। देखिए, प्रगतिशील और प्रगतिवाद में कुछ अंतर है। प्रगतिशील क्या है कि प्रारंभ से लेकर आज तक साहित्यिक परंपरा का निरंतर विकास प्रगतिशीलता कहलाता है, लेकिन मार्क्सवादी सिद्धांतों के साहित्यिक संस्करण का नाम प्रगतिवाद है। प्रगतिशील साहित्य सामाजिक यथार्थवाद और मानवतावाद को लेकर के चलता है। प्रगतिवाद साम्यवादी विचारधारा का पोषक है। प्रगतिशील साहित्य विस्तृत एवं उदार है। प्रगतिवादी साहित्य का एक निश्चित दायरा है जो संकीर्ण और सांप्रदायिक भी कहा जा सकता है। आगे प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार देखते हैं तो प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। वस्तुतः छायावादी और स्वच्छंदतावादी काव्यधारा की अतिशय काल्पनिकता व्यक्तिकता की प्रतिक्रिया में जो विचारधारा राजनीति या इतिहास में मार्क्सवाद है, वही हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद है। यह विचारधारा मार्क्सवादी सिद्धांतों पर आधारित है जो इस प्रकार है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रकृति में ही द्वंद्व विद्वान है, अर्थात पक्ष विपक्ष हर जगह व्याप्त है। ऐतिहासिक भौतिकवाद मनुष्य के संघर्ष की विकास यात्रा की व्याख्या है। इसमें मूल्य वृद्धि और निरंतर क्रांति के सिद्धांत को आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद की साहित्यिक मान्यताओं को देख लेते हैं तो साहित्य समाज की उपज है। वस्तुतः यह उत्पादन प्रणाली का एक उप उत्पाद है। दूसरी मान्यता है कि साहित्य का संबंध अर्थव्यवस्था से भी है। महाकाव्य सामंती व्यवस्था की उपज है और उपन्यास औद्योगिक क्रांति और पूंजीवादी प्रणाली की उपज है। साहित्य का उद्देश्य शोषणों के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
लोगों को क्रांति या व्यवस्था परिवर्तन हेतु तैयार करना है। साहित्य क्रांति हेतु बम है, फिलॉसफी ऑफ बम। साहित्य का दायित्व समावेशी विकास के साथ मानव कल्याण भी है। इस प्रकार प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक और पूंजीवाद का शत्रु है। प्रगतिवाद की विशेषताएं या प्रवृत्तियों में पूंजीवाद के प्रति घृणा का भाव, मार्क्सवाद या साम्यवाद का समर्थन, शोषण का विरोध तथा शोषितों के प्रति सहानुभूति, सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों, विषमताओं का विरोध, नारी के प्रति सहयोगी दृष्टिकोण, धर्म व ईश्वर का विरोध, क्रांति भावना, सहानुभूति, यथार्थवाद का आग्रह, नवीन सौंदर्य बोध और मानव मूल्यों की स्थापना। ये प्रगतिवाद की कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या हैं? पूंजीवाद के प्रति घृणा का भाव, मार्क्सवाद और साम्यवाद का समर्थन, सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों, विषमताओं का विरोध, नारी के प्रति सहयोगिक दृष्टिकोण, धर्म व ईश्वर का विरोध, शोषण का विरोध, शोषितों के प्रति सहानुभूति, यथार्थवाद का आग्रह, नवीन सौंदर्य बोध और मानव मूल्यों की स्थापना। प्रगतिवाद के कुछ प्रमुख प्रतीक देखते हैं तो हल, हथौड़ा, हंसिया श्रम वर्ग का प्रतीक है। लाल रंग जनशक्ति का प्रतीक है। लाल तारा तथा रूस समाजवाद के प्रतीक हैं। पूंजीपति, नील और सेठ ये साम्राज्यवाद के प्रतीक हैं। मजदूर, नारी और किसान शोषित वर्ग के प्रतीक हैं। नामवर सिंह के अनुसार प्रगतिशील कवि जब व्यंग लिखते हैं तो उनकी भाषा का बांकपन देखने लायक होता है। हिंदी कविता में व्यंग का जितना सुंदर विकास प्रगतिवाद में हुआ उतना कहीं नहीं। प्रगतिशील कविता के विषय में अक्सर यह कहा जाता है कि उसमें कला पक्ष की अवहेलना की जाती है। प्रगतिशील कवियों ने लोकगीतों की अनेक नई धुनों को कविता में पुनर्जीवित किया। बाबू गुलाब राय के अनुसार न वे यानी प्रगतिवादी भाषा की बनावट, न अलंकारों को सजाने के फेर में पड़ते हैं, न छंदों के बंधनों में अपने को जगड़ते हैं। हाईलाइट सर्कुलर का कथन है कि प्रगतिशील लेखक संघ पर कड़ी नजर रखने हेतु प्रांतीय सरकारों को जारी निर्देश था। प्रगतिवादी साहित्य का उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार करना, धन को संपूर्ण विषमताओं का मूल कारण मानते हुए इस विषमता को समाप्त करना, अलौकिक या अदृश्य शक्ति, ईश्वर के नाम पर नियतिवाद, परलोकवाद, कर्मवाद और आत्मा की अनश्वरता का खंडन कर लोगों को जागरूक करना, कला को अभिव्यक्ति का साधन मात्र मानते हुए उसके सहज तथा बोधगम्य स्वरूप को अपनाने पर बल देना, कला को कला के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए मानना, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, सामंतवाद, बाजारवाद का विरोध करते हुए मानव की उन्नति का संदेश देना। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की प्रेरणा से हिंदी जगत में अखिल भारतीय हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1947 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन की अध्यक्षता में हुआ। प्रमुख प्रगतिवादी कवि तथा उनकी रचनाएं एवं विशेषताएं देख लेते हैं हम लोग। तो प्रगतिवादी विचारधारा का आगाज छायावाद में ही हो चुका था। सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनेक रचनाओं में इसे देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अनेक कवियों ने भी इसकी तान प्रारंभ कर दी थी। इसमें नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्लांचल, त्रिलोचन शास्त्री और राघव जैसे कवियों का विशेष संदर्भ देखा जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग बाबा नागार्जुन को। तो 1911 ईस्वी में तरौनी, दरभंगा, बिहार में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, जबकि इन्हें ढक्कन मिश्र, यात्री, जन कवि, किसान कवि, आधुनिक कबीर आदि नामों से भी जाना जाता है। इन्हें लोक चेतना का भी कवि कहा जाता है।
इनकी पहली कविता मिथिला 1929 ईस्वी में मैथिली भाषा में, जबकि प्रथम हिंदी कविता राम के प्रति 1933 ईस्वी में लाहौर से प्रकाशित विश्व बंधु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 1936 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। 1939 ईस्वी में किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया। यात्री उपनाम से यह मैथिली भाषा में कविताएं लिखते थे और मैथिली काव्य संग्रह इनका पत्रहीन नग्न गांच 1968 ईस्वी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्हें 1933 ईस्वी में जो है मैथिली शरण गुप्त सम्मान से भी सम्मानित किया गया और 1988 ईस्वी में भारत भारती सम्मान से, क्षमा करें, 1988 ईस्वी में भारत भारती से और 1993 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया। 93 है। इन्होंने दीपक नामक पत्रिका का संपादन भी किया। इनके निधन के बाद साथियों भूमिजा शीर्षक से इनकी एक लंबी कविता प्रकाशित हुई, जिसका संपादन सोमदेव और शोभाकांत ने किया था। बाबूजी शीर्षक से नागार्जुन की जीवनी को शोभाकांत ने लिखा है। आलोचकों के अनुसार नागार्जुन को देख लेते हैं। बच्चन सिंह के अनुसार नागार्जुन के भाषिक मुहावरे ठेठ गांव के हैं। जहां संस्कृत की सधी हुई पदावली मिलेगी, वहां गवई रंग चढ़ा हुआ है। बच्चन सिंह ने इन्हें जन्मना कवि, प्रकृत्या घुमक्कड़ तथा विचारतः मूलतः मार्क्सवादी कहा है। नामवर सिंह के अनुसार इन्हें सच्चे अर्थों में स्वाधीन भारत का प्रतिनिधि या जन कवि माना जा सकता है। इस बात में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है कि तुलसीदास के बाद नागार्जुन अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी कविता की पहुंच किसानों की चौपाल से लेकर के काव्य रसिकों की गोष्ठी तक है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार स्वाधीनता संग्राम के दिनों में जैसे अनेक प्रकार के राष्ट्रगान, प्रभाती और उद्बोधन गीत मुखर शैली में लिखे गए थे, वैसे ही स्वतंत्र भारत के विविध आंदोलनों के लिए गीत और कविताएं नागार्जुन ने लिखा है। नागार्जुन के कुछ प्रमुख काव्य संग्रहों पर करते हैं चर्चा। तो युगधारा 1953 ईस्वी का प्रकाशित, सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी की है। प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी की प्रकाशित रचना। तालाब की मछलियां 1974-75 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 ईस्वी की प्रकाशित रचना। तुमने कहा था 1980 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। पुरानी जूतियों का कोरस 1983 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। रत्न गर्भ 1984 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या 1985 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने 1986 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। इस गुब्बारे की छाया में 1990 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। भूल जाओ पुराने सपने 1994 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अपने खेत में 1997 ईस्वी की प्रकाशित रचना। और मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा 1997-98 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। नागार्जुन के खंड काव्य में भूमिजा 1993 ईस्वी का और भस्मांकुर 1970-71 ईस्वी का प्रकाशित खंड काव्य है, जो बरवय छंद में लिखा गया है। इनके द्वारा लिखे गए नाटकों में अनुकंपा और निर्णय प्रमुख है। वहीं कहानियों में असमर्थ दाता, ताप हारणी, सूखे बादल की परछाइयां, हीरक जयंती, विषम ज्वार, काया पलट, मनोरंजन टैक्स प्रमुख है। वहीं आसमान में चंदा तैरे इनका कहानी संग्रह है। नागार्जुन के उपन्यासों में रतिनाथ की चाची, नई पौध, वरुण के बेटे, कुंभी पाक, पारो, बलचनमा काफी इंपॉर्टेंट है, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, उग्रतारा, गरीब दास और जमनिया का बाबा या इमरतिया प्रमुख है।
बलचनमा पारो और गरीबदास मूल रूप से मैथिली भाषा में लिखे गए थे। इनके द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य यात्रा वृतांत में हिमालय की बेटियां, धोलिंग, आतिथ्य सत्कार, सिंध में 17 महीने, महाबिहार और टिहरी से नेलंग। इसके बाद संस्मरण है इनका, मैं सो रहा हूं 1 घंटा और आईने के सामने। इन्होंने मेघदूत का हिंदी रूपांतरण एक व्यक्ति एक युग शीर्षक से आलोचना भी लिखी और मेघदूत का हिंदी रूपांतरण खंड काव्य की श्रेणी का है इनका। आईने के सामने इनकी आत्मकथा विधा की रचना है। नागार्जुन की चर्चित कविताओं में बच्चन सिंह नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा देते हैं। अकाल और उसके बाद, सिंदूर तिलक भाल, हरिजन गाथा, बादल को घिरते देखा, प्रीत बयान, वह दंतरित मुस्कान, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, शासन की बंदूक, बहुत दिनों के बाद, कालिदास के प्रति तर्पण, पाषाणी, शपथ, 5 पूत, भारत माता के मंत्र और गुलाबी चूड़ियां। नागार्जुन अपनी कविता प्रतिहिंसा का स्थायी भाव है के संदर्भ में लिखते हैं कि यह उनके साहित्य का मैनिफेस्टो है। और इनके द्वारा लिखी गई हरिजन गाथा एक लंबी कविता है। बाल साहित्य में कथा, मंजरी, शयानी, कोयल, अद्भुत टापू और 3 अद्धी। अद्भुत टापू के का बाद में नाम जो है अनोखा टापू कर दिया गया। इसके बाद मृत्युंजय कवि तुलसीदास, बुद्ध युग की आर्थिक अवस्था और उपन्यास ही क्यों, मशक्कत की दुनिया, दिमागी गुलामी और सत्यनाशी जल प्रलय, हिंदी की छाती पर और भ्रष्टाचार का दानव, ये इनकी निबंध विधा की रचना है। 1911 ईस्वी में बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें केन का कवि कहा जाता है। 1986 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार अपूर्वा काव्य कृति पर इन्हें मिला था और इनकी रचना फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कृति पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, अपूर्वा काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 ईस्वी का इन्हें दिया गया। और इन्होंने काव्य यात्रा का प्रारंभ बालेंदु उपनाम से किया था। इन्होंने अपनी पत्नी की याद में हे मेरी तुम तथा जमुन जल तुम शीर्षक से काव्य संग्रह लिखा। इसके अलावा इनकी कुछ काव्य कृतियों को देख लेते हैं। तो काव्य संग्रह इनका युग की गंगा 1947 ईस्वी का, नींद के बादल 1947 ईस्वी, लोक और आलोक 1957 ईस्वी, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी, आग का आईना 1970 ईस्वी का है, समय समय पर 1970 ईस्वी का, देश देश की कविताएं 1970 ईस्वी की, गुल मेहंदी 1978 ईस्वी की रचना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम 1981 ईस्वी, फिर मार प्यार की थापे 1981 ईस्वी, कहें केदार खरी खरी 1983 ईस्वी, बंबई का रक्त स्नान, अस्थि और अंकुर, अपूर्वा 1984 ईस्वी, जमुन जल तुम 1984 ईस्वी, बोले बोल अबोल 1985 ईस्वी, जो सिलाएं तोड़ते हैं, आत्मगंध 1988 ईस्वी की, और अनहारी हरियाली, खुली आंखें खुले डैने, पुष्पदीप, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी, कुहकी कोयल, खड़े पेड़ की दें, ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। इनके द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है बस्ती खिले गुलाबों की। निबंध संग्रह में इनका समय समय पर विचार बोध, विवेक विवेचन प्रमुख हैं। वहीं पतिया, बैलबाजी मार ले गए अपूर्ण उपन्यास है इनका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देश देश की कविताएं, पाब्लो नेरुदा और अन्य कवियों की कविताओं का हिंदी अनुवाद है, जिसका संपादन अशोक त्रिपाठी ने किया है। इनकी चर्चित कविताओं में धूप की तलवार, बस छूटने पर, लवर्स बीच पर और नागलिंगम, बछल पंखी मौसम, माझी न बजाओ बंसी मंडोलता, धीरे उठाओ मेरी पालकी, मेरी नाव पुरैन के पात की, कड़ई गीत मोर्चे पर, खजुराहो के मंदिर, चंद गहना से लौटती बेर, ये प्रमुख चर्चित रचनाएं थीं केदारनाथ अग्रवाल की। अब बढ़ते हैं आगे और शिव मंगल सिंह सुमन को देखते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन जी का जन्म 1916 ईस्वी में उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र इनका जन्म 1915 ईस्वी मानते हैं। सुमन इनका उपनाम है। इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं में हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमाचल, मिट्टी की बारात, कटे अंगूठे के वंदनवार, वाणी की व्यथा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, युग का मोल प्रमुख हैं। बाकी चर्चित कविताएं इनकी देख लेते हैं। कलकत्ते का अकाल, गुनिया का यौवन, रंग पंचमी, कंकड़ पत्थर, चल रही कुदाली, ये प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं और त्रिलोचन शास्त्री जी को देखते हैं। वासुदेव सिंह त्रिलोचन शास्त्री, इनका मूल नाम वासुदेव सिंह है। वासुदेव सिंह 1917 ईस्वी में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपनी कविताओं में अवधी बोली के ठेठ शब्दों और अवधी के छंद वर्वय का प्रयोग किया है। इन्हें सानेट का कवि कहा जाता है और इनका मूल नाम वासुदेव सिंह है। मुक्तिबोध ने इन्हें अवध का किसान कवि कहा, तो बच्चन सिंह ने इन्हें मुख्यतः आत्मविश्लेषण का कवि कहा है। बच्चन सिंह के अनुसार त्रिलोचन का अर्धान जायसी और निराला के अर्घान से भिन्न है। त्रिलोचन का अर्घान जायसी और निराला के अर्घान से भिन्न है। यह ठेठ गवई का अर्घान है। त्रिलोचन शास्त्री के कुछ काव्य रचनाओं को देखते हैं। काव्य संग्रह धरती 1945 ईस्वी का, गुलाब और बुलबुल 1956 ईस्वी का है। गजल व रुबाइयां हैं इसमें। दिगंत सानेट विधा की रचना है 1957 ईस्वी का। ताप के ताए हुए दिन 1980 ईस्वी का है। शब्द 1990 ईस्वी का। उस जनपद का कवि 1981 ईस्वी। अर्घान का अनकहानी भी कुछ कहनी है 1985 ईस्वी का। तुम्हें सौंपता हूं 1985 ईस्वी। फूल नाम है एक 1985 ईस्वी। सबका अपना आकाश 1987 ईस्वी। चैती 1987 ईस्वी का है। अमोला 1990 ईस्वी का। अवधी और बरवे छंद में लिखा गया है। अवधी भाषा तथा बरवे छंद में है। मेरा घर 2002 ईस्वी का। जीने की कला 2004 ईस्वी का। वासुदेव सिंह त्रिलोचन का कहानी संग्रह देश काल, डायरी रोजनामचा और आलोचना काव्य और अर्थबोध 1995 ईस्वी का है। इन्हें ताप के ताए हुए दिन कृति के लिए 1981 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। गुलाब और बुलबुल रचना पर उत्तर प्रदेश हिंदी समिति से पुरस्कृत हुए और सलाका मैथिली शरणगुप्त साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, रामविलास शर्मा जी को देखते हैं। तो 1912 ईस्वी उन्नाव उत्तर प्रदेश में जन्मे के.एम. मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा के ये निदेशक भी रहे और रूप तरंग इनकी काव्य रचना चर्चित है। आशा इनकी पहली कविता है। इनकी चर्चित कविताओं में जल्लाद की मौत, कलयुग, किसान और उसका पुत्र, श्रेष्ठियों के देवता, हड्डियों का ताप, कुहरे का बादल,
प्रमुख हैं, मुख्य रूप से एक आलोचक हैं और इनकी आलोचनात्मक रचनाओं को देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और रांगे राघव को देखते हैं। उन्नीस सौ 23 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका पूरा नाम तिरुमलय नंबाकंबीर राघवाचार्य है। तिरुमलय नंबाकंबीर राघवाचार्य है। इनकी काव्य रचनाओं में अजय खंडहर, पिघलते पत्थर, मेधावी, राह के दीपक, पांचाली, रूप छाया प्रमुख हैं। रिपोर्ताज इनका है तूफानों के बीच और मेधावी आख्यानक काव्य है जो कामायनी के प्रत्युत्तर में रचित है। इन्होंने चीवर उपन्यास यशपाल द्वारा दिव्या के प्रत्युत्तर में लिखा था। स्वर्ग भूमि का यात्री, रामानुज और विरूढ़क इनकी नाट्य रचनाएं हैं। इनकी ऐतिहासिक औपन्यासिक कथाकृति महायात्रा गाथा शीर्षक से प्रकाशित है। आगे बढ़ते हैं और रामेश्वर शुक्ल अंचल को देखते हैं। इनका जन्म 1915 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हुआ था। मधुलिका 1938 ईस्वी का, अपराजिता 1939 ईस्वी का, वर्षांत के बादल, करील, लाल चुनर, विश्राम चिन्ह, प्रत्योष की भटकी, किरण, यायावरी, ध्रुवांतर, शीलजयी, ज्योति पुरुष और किरण बाला प्रमुख हैं। इनके द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह में ये वे बहुतेरे, आलोचना है हिंदी साहित्य का अनुशीलन और उपन्यास है चढ़ती धूप, पुल का, नई इमारत। आगे बढ़ते हैं और रामधारी सिंह दिनकर को देखते हैं। इनका जन्म मुंगेर के बिहार के मुंगेर जिला सिमरिया में इनका जन्म हुआ था और 1908 ईस्वी में जन्मे। राग और आग के कवि के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। महादेवी वर्मा इन्हें अग्निसंभव कवि, तो माखनलाल चतुर्वेदी युग की ज्वालमाला, द्वारिका प्रसाद सक्सेना इन्हें अनल का कवि कहते हैं। बच्चन सिंह के अनुसार बच्चन सिंह की रचना हुंकार को वैतालिक का जागरण कहा है। बच्चन सिंह ने दिनकर की रचना हुंकार को वैतालिक का जागरण गान कहा है। इन्हें सामाजिक चेतना का कवि भी कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचनाओं को देखते हैं तो रेणुका इनका पहला काव्य संग्रह है जिसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ। हुंकार का प्रकाशन 1939 ईस्वी है। बच्चन सिंह इसे वैतालिक का जागरण गान कहते हैं। यह विप्लव के गीतों का गान है। बच्चन सिंह इसकी रचना 1940 ईस्वी मानते हैं। रसवंती 1940 ईस्वी की श्रृंगारिक चेतना युक्त रचना है। द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। दिनकर जी इसे आधुनिक युग की गीता कहते हैं। उर्वशी 1961 ईस्वी की प्रकाशित रचना है और दिनकर जी ने इसे कामाध्यात्म कहा है। यह गीत नाट्यकाव्य है। इसमें पुरूरवा और उर्वशी की कथा है। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। भारत चीन युद्ध के बाद रचित एनआर की कविता है यह। द्वंद्व गीत 1939 ईस्वी की प्रकाशित रचना है जिसमें 115 रुबाइयां हैं जो जीवन और जगत के रहस्यों को उभारती हैं। सामधेनी 1947 ईस्वी और इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। दिनकर की कुछ अन्य प्रमुख रचनाओं पर करते हैं चर्चा। तो विजय संदेश 1928 ईस्वी, प्रणभंग 1929 ईस्वी, धूप छांव 1946 ईस्वी, बापू 1947 ईस्वी, धूप और धुआं 1951 ईस्वी, मिर्च का मजा 1951 ईस्वी, रश्मिरथी 1952 ईस्वी, दिल्ली 1954 ईस्वी, नीम के पत्ते 1954 ईस्वी, नील कुसुम 1954 ईस्वी, सूरज का काव्य 1955 ईस्वी, चक्रवाल 1956 ईस्वी, कविश्री 1957 ईस्वी, सीपी और शंख 1957 ईस्वी, नए सुभाषित 1957 ईस्वी, कोयल और कवित 1964 ईस्वी, आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी,
हारे को हरिनाम 1970 ईस्वी, संचयिता 1973 ईस्वी, रश्मिलोक 1974 ईस्वी का है। और इसमें सभी सन जो हैं दिए गए हैं कुसुम राय के अनुसार दिए गए हैं। गद्य रचनाओं को देख लेते हैं। तो मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, काव्य की भूमिका, प्रसाद, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, वेणुवन, कवि और कविता, शुद्ध कविता की खोज, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। इसके बाद चित्तौड़ का साका, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, भारत की सांस्कृतिक कहानी, संस्कृति के 4 अध्याय, उजली आग, देश विदेश, राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी, ही राम, संस्मरण, श्रद्धांजलियां, मेरी यात्राएं, भारतीय एकता चेतना की शिखा, आधुनिक बोध, विवाह की मुसीबतें, शेष निःशेष, ये प्रमुख गद्य रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। इसके बाद अन्य कुछ प्रगतिवादी कवियों की रचनाओं को देख लेते हैं। तो मन्नूलाल शर्मा, मन्नूराम शर्मा सेल की रचनाओं में अंगड़ाई, लावा और फूल कर्मवाची शब्द हैं। ये लाल पंखों वाली चिड़िया, चरखाशाला, उदयपथ, एक पग। आगे मजदूरों की रणभेरी, झांसी की रानी, आल्हा, आम हड़ताल, सुदर्शन चक्र की ये सब रचनाएं हैं। लाल सेना की मार्च विजय, मजदूर की करुण कहानी, सोवियत रूस जिंदाबाद, नीली पताका, भूख, जिंदगी का मेला, रोटी की लड़ाई, सुदर्शन चक्र की ये सब रचनाएं हैं। रावण राज, स्टालिन की ललकार, शहीदों की कतार, 1957, ओट की चोट, सच्ची कविताएं, कम्युनिस्ट और कवितावली, ये सुदर्शन चक्र की रचनाएं हैं। नरेंद्र शर्मा की रचनाओं में प्रभात फेरी काफी चर्चित रचना है। पलाश वन, प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, लाल निशान, मनोकामिनी, हंसमाला, रक्त चंदन, अग्निशस्य, द्रौपदी, प्यासा निर्झर, बहुत रात गए, सुवर्णा, ये प्रमुख रचनाएं हैं नरेंद्र शर्मा की। तो आज की पाठचर्या में हम लोगों ने पढ़ा प्रगतिवादी प्रमुख कवियों की रचनाओं को, और प्रगतिवाद के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रयोगवाद के संदर्भ में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।